हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव नोट्स। आज का वीडियो ये है अरस्तु के राज्य संबंधी जो विचार हैं उसके बारे में। ये वीडियो अरस्तु अपने गुरु प्लेटो की भांति सोफिस्ट वर्ग के इस विचार का खंडन करता है कि राज्य की उत्पत्ति समझौते से हुई है। उसका अपने नागरिकों की शक्ति पर कोई वास्तविक अधिकार नहीं है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति अपनी प्रकृति से एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इस प्रकृति का ही परिणाम है। प्लेटो ने अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो की भांति सोफिस्ट के विचार का खंडन किया कि राज्य की उत्पत्ति समझौते से हुई है। उसका एक अपने नागरिकों की शक्ति का कोई वास्तविक अधिकार नहीं। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति अपनी प्रकृति से क्या है, राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की प्रकृति का ही परिणाम है। अरस्तु के अनुसार राज्य मनुष्य का सामाजिकता का परिणाम है। राज्य क्या है, मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम है। सामाजिक जीवन अन्य जीवधारी में पाया जाता है, परंतु व्यक्ति विचारशील प्राणी है, इसलिए उसकी सामाजिकता अन्य श्रेणी के जीवधारियों से भिन्न है। यह सामाजिक मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों और कुछ विशेष उद्देश्यों पर आधारित है। उसने अनेक स्थितियों से गुजरकर अपना पूर्ण विकास प्राप्त किया है। सर्वप्रथम विवाह पद्धति के आधार पर उसने सबसे पहली सामाजिक संस्था कुटुंब की स्थापना की, जिसमें पति पत्नी संतान तथा दास एक साथ रहते हैं। परिवार में हमें राज्य के बीज दिखाई देते हैं, क्योंकि परिवार का स्वामी शासक के रूप में कार्य करता है। परिवार स्वाभाविक समुदाय है, क्योंकि संतानोत्पत्ति और सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करता है। अरस्तु के अनुसार यह है कि राज्य क्या है, मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम है। सामाजिक जीवन जीवधारियों में पाया जाता है, परंतु व्यक्ति क्या है, एक विचारशील प्राणी है, इसलिए उसकी सामाजिकता अन्य श्रेणी के जीवधारियों से भिन्न है। यह सामाजिक मनुष्य की मूल प्रवृत्ति तथा कुछ विशेष उद्देश्यों पर आधारित है। इसने अनेक स्थितियों से गुजरकर अपना पूर्ण विकास प्राप्त किया है। सर्वप्रथम विवाह पद्धति के आधार पर उसने सबसे पहली सामाजिक संस्था कुटुंब की स्थापना की, जिसमें पति पत्नी संतान और दास एक साथ रहते थे। सबसे पहले क्या हुआ कि विवाह पद्धति के आधार पर सबसे पहले सामाजिक संस्था कुटुंब की स्थापना हुई, जिसमें पति पत्नी संतान दास एक साथ रहते। परिवार में हमें राज्य के बीच दिखाई देते हैं, क्योंकि परिवार का स्वामी शासक के रूप में कार्य करता है। परिवार स्वाभाविक समुदाय है, क्योंकि वह संतानोत्पत्ति और सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करता है, परंतु व्यक्ति की वह सुरक्षा ही नहीं चाहता है। उसकी अन्य क्या है, अन्य भी भौतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताएं। व्यक्ति की वह सुरक्षा नहीं चाहता है, बल्कि भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताएं भी होती है उसकी। इसलिए परिवार मिलकर ग्राम का निर्माण करते हैं। ग्राम के द्वारा व्यक्तियों के पारस्परिक झगड़े निपटाना और उनके सामूहिक जीवन व्यतीत करने का प्रबंध किया जाता है। लेकिन ग्राम भी व्यक्ति की सभी भौतिक और नैतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते हैं, अथवा ग्रामों के सम्मिलित से नगर राज्य का जन्म होता है और राज्य सुरक्षा और न्याय प्रदान करने की आवश्यकता ग्राम की तुलना में अधिक अच्छे प्रकार से विकसित कर सकता है। अरस्तु नगर राज्य का अंतिम और पूर्ण एवं श्रेष्ठतम समुदाय है। इस प्रकार अरस्तु के अनुसार कुटुंब से ग्राम और ग्राम से राज्य अस्तित्व में आते हैं। उसके द्वारा दी गई राज्य की परिभाषा भी यह बताती है कि उसके शब्दों में राज्य कुलों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। तो उसने कहा है कि व्यक्ति की जो केवल सुरक्षा नहीं चाहता, भौतिक और जो उसकी अन्य आवश्यकताएं उसको भी पूरा करना चाहता है। गांव के व्यक्ति क्या होते हैं, जो ग्राम के द्वारा क्या होते हैं, व्यक्तियों के पारस्परिक झगड़े को निपटाना उससे सामूहिक जीवन व्यतीत करने का प्रबंध किया जाता है। ग्राम में व्यक्ति की सभी भौतिक और नैतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते हैं, तो ग्रामों के सम्मिलित से नगर राज्य का जन्म होता है। राज्य सुरक्षा और न्याय प्रदान करने की आवश्यकता ग्राम की तुलना में कहीं अधिक अच्छे प्रकार से विकसित कर सकता है, अथवा नगर राज्य व्यक्तियों के अंतिम और पूर्ण एवं श्रेष्ठतम समुदाय है। इस प्रकार अरस्तु के अनुसार कुटुंब से ग्राम और ग्राम से राज्य अस्तित्व में आए। उसने डेफिनेशन भी दी है, राज्य कुलों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। राज्य का स्वरूप। अरस्तु के अनुसार राज्य एक सावयवी जीवधारी के समान है, अतः जिस प्रकार एक सावयवी जीवधारी का विकास होता है उसी प्रकार राज्य का भी विकास होता है। अरस्तु के विचार को मानव जीवन के मानव शरीर से उदाहरण से समझाया जा सकता है। मानव शरीर में हाथ पैर नाक कान आदि अनेक अंग होते हैं। इन अंगों के अलग अलग कार्य होते हैं।
इन्हें करने के लिए वे शरीर पर निर्भर रहते हैं। यदि शरीर का कोई अंग अपना कार्य करना बंद कर दे या उसे ठीक प्रकार से नहीं करता है तो शरीर निर्बल हो जाता है। जो बात शरीर के बारे में कही गई है वही राज्य के बारे में कही जा सकती है। जिस प्रकार शरीर का विकास स्वाभाविक ढंग से होता है उसी प्रकार राज्य का भी हुआ है। शरीर के समान राज्य भी अनेक अंगों से मिलकर बना है। ये अंग व्यक्ति और संस्थाएं, परिवार, ग्राम आदि हैं। जिस प्रकार शरीर के सभी अंगों को अपने अपने निर्धारित कार्य करने पड़ते हैं उसी प्रकार राज्य के सब अंगों को भी अपने अपने निर्धारित कार्य करने आवश्यक है। एक स्वावयवी जीवधारी के समान है अरस्तु के अनुसार मानव राज्य। जिस प्रकार स्वावयवी जीवधारी का विकास होता है उसी प्रकार राज्य का विकास होता है। उसने मानव शरीर से राज्य को समझाया है। उसने कहा कि जिस प्रकार मानव शरीर में अनेक अंग होते हैं वैसे राज्य में अनेक अंग होते हैं। हाथ पैर नाक कान ये सब मानव शरीर के उसी प्रकार उसने कहा है कि राज्य के व्यक्ति, संस्थाएं और परिवार आदि होते हैं। अगर उस शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर दे तो शरीर अवरुद्ध हो जाता है, तो निर्बल हो जाता है। उसी प्रकार राज्य में भी अगर कोई अंग उसका काम करना बंद कर दे तो वो अवरुद्ध हो जाता है या ढंग से कार्य नहीं करता है। राज्य की विशेषताएं हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। अरस्तु ने कहा विश्वास था कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। राज्य मानव के भावनात्मक जीवन की अभिव्यंजना है। इससे अलग रहकर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है। राज्य परिवार का ही बृहत रूप होने के कारण यह भी वैसे स्वाभाविक है जैसे कि परिवार। व्यक्ति के विकास का जो कार्य परिवार में प्रारंभ होता है इसकी पूर्ण सिद्धि राज्य में ही की जा सकती है। इस प्रकार राज्य सामाजिक जीवन के विकास की अंतिम अवस्था है। राज्य सामाजिक होने के साथ साथ मनुष्य के लिए भी आवश्यक है। व्यक्ति के लिए राज्य का अस्तित्व उतना ही आवश्यक है जितना कि परिवार का। परिवार में व्यक्ति को कुछ भावनात्मक और कुछ आर्थिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं और ग्राम इसके अतिरिक्त कुछ और आवश्यकताओं को भी पूर्ति करता है, परंतु मनुष्य के पूर्ण बौद्धिक और नैतिक विकास राज्य में ही संभव है। राज्य क्या है? एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य व्यक्ति से पूर्ण का संगठन है। अरस्तु ने राज्य के प्रश्न पर विचार करते हुए कहा कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। ऐसा कहने में अरस्तु का तात्पर्य यह नहीं था कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुए, वरन उसके कहने का अभिप्राय था कि मानसिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि राज्य का जन्म पहले ही हो चुका था। यह कैसे हुआ, इसके संबंध में यह कहा जा सकता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है। व्यक्ति केवल एक तत्व पूर्णता पहले आती है, उसके बाद अंग। इसलिए राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। मनुष्य के बौद्धिक विकास का पूर्ण कल्पना के रूप में राज्य का जन्म व्यक्ति परिवार और ग्राम के अस्तित्व में आने से पूर्व ही हो चुका था। अरस्तु का कथन है कि समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। इसका तात्पर्य है राज्य अधिक विकसित है और वह उस बात को अधिक अच्छे प्रकार से व्यक्त करता है जो समाज के भीतर छिपी रहती है। उसने कहा था कि राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। ग्राम, परिवार, राज्य ये सभी विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं। प्रत्येक समुदाय की स्थापना किसी प्रकार की अच्छाई या श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए की जाती है। परिवार व ग्राम आदि प्रत्येक अन्य समुदाय का उद्देश्य किसी विशिष्ट तथा हितकर अच्छाई की प्राप्ति करना है। हितकर अच्छाई की प्राप्ति करना है, परंतु राज्य का उद्देश्य सर्वोच्च अच्छाई ये है अन्य किसी विशिष्ट या हितकर अच्छाई की प्राप्ति करना है परिवार, ग्राम और प्रत्येक समुदाय की। परंतु राज्य का उद्देश्य हो सर्वोच्च अच्छाई, हाईएस्ट गुड की प्राप्ति करना है। अथवा स्वाभाविक रूप से राज्य समुदायों का समुदाय मात्र नहीं वरन सर्वोच्च समुदाय है। राज्य मनुष्य की सामाजिक परिवर्तन के विकास की चरम सीमा है और व्यक्ति के बौद्धिक और एवं नैतिक व्यक्तित्व का पूर्ण विकास राज्य के अंतर्गत ही संभव है। इस प्रकार राज्य सर्वोच्च समुदाय है। राज्य का स्वरूप जैविक है। अरस्तु ने राज्य के स्वरूप की जैविक धारणा को माना है और उसके अनुसार राज्य विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना हुआ है, संपूर्ण सावयव है। व्यक्ति और समुदाय इसके अंग हैं। जिस प्रकार शरीर के अंगों का समस्त महत्व मानव जीवन पर निर्भर करता है उसी प्रकार व्यक्तियों और समुदायों का जो कुछ महत्व है वह सब राज्य की जीवन देने वाली शक्ति के कारण है। राज्य के अभाव में वे सब जड़ हो जाएंगे और इनका विनाश हो जाएगा। व्यक्ति राज्य के सदस्य के रूप में अर्थात राज्य में ही रहकर अपना विकास कर सकता है।
राज्य क्या है? एक आत्मनिर्भर संगठन है। अरस्तु का विचार है कि राज्य सभी वस्तुओं के विषय में आत्मनिर्भरता की प्रकाष्ठा तक पहुंचा हुआ संगठन है। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य सामान्यतः अपनी सभी आवश्यकताएं स्वयं में पूरा करने से लिया जाता है। परिवार तथा ग्राम के द्वारा व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति आंशिक रूप में ही की जाती है। राज्य ही एकमात्र संगठन है जो इन आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूर्ति कर सकता है। इसके साथ ही राज्य व्यक्ति की प्रकृति की उच्चतम आवश्यकताओं उसकी भौतिक तथा नैतिक आवश्यकताएं भी पूरी करता है, अथवा राज्य में व्यक्ति को किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता है और इस कारण से आत्मनिर्भर संगठन कहा गया है। नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। अरस्तु के लिए प्लेटो की ही भांति नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन था। यद्यपि उसके जीवन काल में ही फिलिप ने यूनान के नगर राज्यों का अंत कर अपने साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन अरस्तु ने इन साम्राज्यों के संबंध में बिल्कुल भी विचार नहीं किया। उसने भविष्य में निर्मित राष्ट्रीय राज्यों की भी कल्पना नहीं की, जो कि नितांत स्वाभाविक था। उसने तो अपने आदर्श राज्य का चित्रण एक नगर राज्य के रूप में ही किया। अरस्तु का यह नगर राज्य समस्त विज्ञान, कला और पूर्णता में एक साझेदारी है। राज्य और शासन में भी अरस्तु ने राज्य और शासन में अंतर स्पष्ट भेद किया है। जहाँ राज्य सामान्य नागरिकों और गैर नागरिकों का समूह है, वहाँ शासन उन नागरिकों का समूह है जिसके हाथ में सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता है। अरस्तु लिखता है कि शासन में परिवर्तन तो उसी समय आ जाता है जब शासकों को अपदस्थ कर दिया जाता है। राज्य में भी परिवर्तन तभी होता है जब संविधान में परिवर्तन होता है। अब ये हो गया राज्य का उद्देश्य और कार्य क्या है अरस्तु के अनुसार। अरस्तु का कथन है कि राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया और सजीवन के लिए वो अस्तित्व में बना हुआ है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। इसके कार्य केवल बुरे कामों अथवा अपराधों को रोकना नहीं, परंतु मानव को नैतिकता और सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। इस प्रकार राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाना और व्यवहार में उसके द्वारा वो सभी कार्य किए जाने चाहिए जो लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो। तो अरस्तु का ये उद्देश्य था कि राजनीतिक जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया। राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए क्या है? अस्तित्व में आया। सजीवन के लिए वो अस्तित्व में बना है। अरस्तु के अनुसार यह था कि राज्य एक सकारात्मक अच्छा है। इसका कार्य केवल बुरे कामों को या अपराधों को रोकना नहीं, वरन मानव को नैतिकता और सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। इस प्रकार राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाना और व्यवहार में इसके द्वारा सभी कार्यों को किए जाने चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो। राज्य को निम्नलिखित कार्य सौंपता है अरस्तु। अपने सदस्यों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना, व्यक्ति की जो श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को श्रेष्ठ कार्य की आदत के रूप में विकसित करना, अपने सदस्यों को प्राकृतिक आवश्यकता को संतुष्ट करना, व्यक्तियों को ऐसे साधन और वातावरण प्रदान करना वे अपने शारीरिक और बौद्धिक नैतिक विकास कर सके। तो फ्रेंड्स, ये हो गया अरस्तु के राज्य संबंधी जो विचार हैं उसके बारे में हो गया वीडियो। अरस्तु के राज्य संबंधी विचार, अरस्तु का राज्य का विकास का शुरू, अरस्तु के द्वारा राज्य की जो विशेषताएं हैं और उसको राज्य के उद्देश्य और जो कार्य सौंपे हैं उसके बारे में हो गया वीडियो। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.